हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिया राय आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। आज मेरा फर्स्ट वीडियो है। आज के वीडियो में सबसे पहले मैं केमिस्ट्री के डिफिनीशन को डिफ़ाइन करूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले आप लोगों को जनरल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊँगी, जिसको जब आप पढ़ लेंगे तो उसे पढ़ने के बाद आप लोगों को केमिस्ट्री के बाकी टॉपिक्स जो है पढ़ने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं लगभग 8-10 वीडियो में सबसे पहले आप लोगों को केमिस्ट्री के जनरल टॉपिक्स को ही पढ़ाऊँगी। सबसे पहले उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, फिर जो है अपने आगे के टॉपिक्स को पढ़िएगा। अब हम केमिस्ट्री के डिफिनीशन को डिफ़ाइन करेंगे। अब देखिए, डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या है? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। इट डील्स विथ द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अब देखिए, अब कैसे ये केमिस्ट्री का डिफिनीशन बना और कैसे ये सारे एस्पेक्ट जो है इसमें लागू होता है, ये आप समझिए सबसे पहले। अब देखिए, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। आपको पता ही है केमिस्ट्री जो है साइंस का पार्ट है। इट डील्स विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब केमिस्ट्री में जो मैटर हैं, जो भी हम कंपाउंड्स, एलिमेंट्स जो भी हम लेते हैं, उसका जो है स्ट्रक्चर भी होता है, उसका कंपोजिशन भी होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती है, उसकी रिएक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो अब इसी को जो है स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे जो है केमिस्ट्री के अंदर जो मैटर होता है, ये सारे एस्पेक्ट जो है इस मैटर के ऊपर लागू होता है। सबसे पहले मैं इसे डिफाइन करूँगी। देखिए कैसे जो है ये चारों एस्पेक्ट जो है स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन, ये चारों एस्पेक्ट जो है केमिस्ट्री के डिफिनीशन को डिफाइन करते हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए, स्ट्रक्चर। आपको सबको पता होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है, ठीक है। H2O का स्ट्रक्चर क्या होता है? O बीच में रहेगा, हाइड्रोजन जो है इधर रहेगा और 2 लोन पेयर्स होगा। और क्या होगा कि इसको अभी मिलाएंगे तो ये हमें इस तरीके से इस शेप का नजर आएगा, मतलब उल्टा वी शेप में दिख रहा है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं वी शेप, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। नाइट्रोजन को बीच में रख देंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा और एक लोन पेयर होगा। इसका स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। ये आगे आने वाले टॉपिक्स हाइब्रिडाइजेशन में ये बताया जाता है कि ये कैसे जो है ये वी शेप का बन रहा है, ये कैसे ट्राइगोनल पिरामिडल शेप का बन रहा है। आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगी, क्योंकि अभी तो मैं आपको जनरल केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए ये बस ओवरव्यू आपको दे रही हूँ कि ये स्ट्रक्चर कैसे जो है केमिस्ट्री को डिफाइन करता है, ठीक है। अब देखिए, कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या होता है? डेंसिटी। लगभग सभी लोग डेंसिटी तो समझते ही होंगे। वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है कि जैसे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमारा जो है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। जैसे शरबत है, शरबत जो है चीनी और पानी से मिलकर के बना होता है। तो क्या होता है? शुगर एंड वाटर से मिलकर के बना होता है। तो जो शुगर है वो सॉल्यूट है और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। तो शरबत में जो है
कितना सॉल्यूट है। अगर सॉल्यूट ज़्यादा होगा मतलब शुगर ज़्यादा होगा तो शुगर की डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर सॉल्वेंट मतलब वाटर ज़्यादा होगा तो सॉल्वेंट की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ऐसे ही जो है डेंसिटी को जो है कंपोजिशन के अंतर्गत डिफाइन करते हैं। वॉल्यूम जैसे कितना, कोई भी लिक्विड कितना लीटर है, कितना ml है, इस तरीके से हम वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं। अब देखिए आगे का है प्रॉपर्टीज। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट, कितने टेम्परेचर पर जो है कोई भी मैटर मेल्ट हो जाता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी किस टेम्परेचर पर कोई भी मैटर बॉयल हो जाता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, किस टेम्परेचर पर कोई भी मैटर सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। जैसे कि वाटर लिक्विड है और आइस के रूप में चेंज हुआ तो वो सॉलिड में हो गया ना। तो जिस टेम्परेचर पर कोई भी मैटर फ्रीज हो जाता है या सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब देखिए कलर, जो मैटर हम लिए हैं वो किस कलर का है उस पर भी डिपेंड करता है। ऑर्डर मतलब स्मेल, कैसा स्मेल है उस पर डिपेंड होता है। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें और भी सारी प्रॉपर्टीज होते हैं। अब देखिए अब रिएक्शन को हम समझते हैं। दो एग्जांपल के माध्यम से हम आपको रिएक्शन को भी एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल प्लस 2H2 मॉलिक्यूल मिल करके मीथेन प्लस O2 बनाते हैं। मतलब ये दो रिएक्टेंट हैं और ये जो है मीथेन जो है ये प्रोडक्ट है और ऑक्सीजन जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। मतलब दो रिएक्टेंट मिल करके प्रोडक्ट बनाता है। अब दूसरा एग्जांपल है N2 प्लस 3H2, ये हो गया 2NH3। मतलब कि ये दो रिएक्टेंट नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल मिल करके ये अमोनिया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये डिफाइन हो गया ना कि स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन कैसे जो है केमिस्ट्री के डिफिनीशन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को हम अभी डिफिनीशन जो है केमिस्ट्री के डिफिनीशन को पढ़े। अब हमें पढ़ना है कि केमिस्ट्री के और कौन कौन से ब्रांच होते हैं। अब देखिए केमिस्ट्री के ब्रांच होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे नहीं अलग तरीके से बताते हैं। अब देखिए केमिस्ट्री के ब्रांच हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, नहीं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये सबसे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री लिख लेते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। अब देखिए इसमें क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है हम पढ़ेंगे मेटल्स, मिनरल्स इनके बारे में पढ़ा जाता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इनके बारे में पढ़ा जाता है। मेटल्स कौन कौन से होते हैं, मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन कौन से। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत जो है हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं।
हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन से जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत मतलब कि पूरा हाइड्रोकार्बन पे ही डिपेंड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और जैसे कि उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, उसके एग्जाम्पल हैं पेट्रोलियम, जो भी माइनिंग के थ्रू जो भी निकाला जाता है वो पेट्रोलियम होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सारी चीज़ें हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में जो जैसे इसको ऐसे फिजिक्स के जो भी एस्पेक्ट होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिजिक्स न्यूमेरिकल टाइप ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, टॉपिक्स होते हैं फिजिक्स, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सारी चीज़ों की ज़्यादा बातें होती हैं, ठीक है। डेंसिटी, ये सारी चीज़ों की बातें। एनालिटिकल केमिस्ट्री डिपेंड ऑन प्रैक्टिकल, जैसे जो भी हम रिएक्शन करवाते हैं उसको प्रैक्टिकली हम उसको देखते हैं। क्रोमेटोग्राफी हुआ, ये सारी चीज़ें एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो है पढ़ा जाता है। बायोकेमिस्ट्री में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी मैकेनिज्म होते हैं उसके बारे में स्टडी की जाती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मैकेनिज्म, ठीक है, इसके बारे में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, अमोनिया नहीं, एमिनो एसिड हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाता है, ठीक है। यही केमिस्ट्री के ब्रांच है। कौन कौन से? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अभी मैं नॉर्मली केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाई हूँ कि केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री के ब्रांच क्या हैं, केमिस्ट्री का डिफिनीशन किन किन एस्पेक्ट से डिफाइन होते हैं, अभी मैं यही आपको पढ़ाई हूँ। अभी कोई जनरल टॉपिक्स मैं नहीं पढ़ाई हूँ, ठीक है, तो बताया। आज मैं आप लोगों को एलिमेंट के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको एलिमेंट के डिफिनीशन को बताऊंगी, फिर जो है एलिमेंट कितने होते हैं, एलिमेंट्स के सिंबल कौन कौन से होते हैं, और कुछ इतने ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं कि उन एलिमेंट्स को लर्न करना बहुत आसान नहीं होता है। इसलिए जो है हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से एलिमेंट्स के नेम को लर्न करेंगे, ठीक है। अब देखिए, एलिमेंट इज अ pure substance that cannot be broken down into simpler substances by chemical means। अब देखिए, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, इस बात का ध्यान दीजिए। एलिमेंट जो होता है एक प्योर सब्सटेंस होता है और इसे हम ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह प्योर सब्सटेंस है। जैसे कोई भी कंपाउंड होता है वो जो है एलिमेंट से ही मिलकर बना होता है। जब वो कंपाउंड्स का हम रिएक्शन करवाते जाते हैं, उसे सिंपलर फॉर्म में जितना तोड़ते जाएंगे, लास्ट सिंपलर फॉर्म जो है वही एलिमेंट बचता है। एलिमेंट को हम रिएक्शन के माध्यम से उसे और सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, ठीक है। डिफिनीशन हो गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? एलिमेंट्स जो हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 होते हैं। अब देखिए, 118 एलिमेंट्स को लर्न करना इतना आसान नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 30 एलिमेंट्स को लर्न करेंगे और बाकी एलिमेंट्स को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, पहले एलिमेंट्स को लिखेंगे, एलिमेंट्स नेम लिखेंगे, फिर जो है उसका सिंबल क्या होता है वो लिखेंगे। नंबर वाइज 1 to 30 तक जो है हम इसको लर्न करेंगे। ये है हाइड्रोजन H से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जो है इसका हाइड्रोजन। हीलियम, अब देखिए यहाँ पे H दोनों आ रहा है, इसलिए He को इन दोनों को ले लिया जाता है, इसलिए हीलियम को
ई लिखते हैं। लिथियम, लिथियम को Li, इसके स्टार्टिंग के 2 को लेते हैं Li, ठीक है। बेरिलियम, बेरिलियम, अब देखिए इसके भी इसे Be लिखते हैं। अब देखो बोरान, Bo नहीं बल्कि इसका B जो सिंबल जो होता है B होता है। अब देखिए कार्बन, कार्बन का सिंबल यहाँ से लेते हैं C। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल यहाँ से लेते हैं, ये हो गया N। ऑक्सीजन का सिंबल यहाँ से लेते हैं O। फ्लोरीन का सिंबल यहाँ से है F। नियॉन का सिंबल जो है यहाँ से Ne, ठीक है। ये हो गया। आगे है सोडियम, सोडियम को हम Na लिखते हैं, Na। क्यों S या SO नहीं लिखते हैं? कि इसका अदर नेम है नाइट्रियम। लैटिन वर्ड में सोडियम को नाइट्रियम कहते हैं, इसलिए नाइट्रियम से ये Na लिया गया है। सोडियम को Na लिखा जाता है, ये Na अल्फ़ाबेट लिया गया। अब देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है Mg, इसे और इसे लिया गया है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का Al सिंबल होता है। सिलिकॉन का Si होता है। फास्फोरस का P होता है। सल्फर का S होता है। क्लोरीन का Cl होता है। आर्गन का Ar होता है। पोटेशियम का K होता है। इसको पोटेशियम को पोटास बोलते हैं, ठीक है। पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैल्शियम, कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका सिंबल जो है Ca होता है। अब है स्कैंडियम, स्कैंडियम को Sc लिखते हैं। टाइटेनियम को Ti लिखते हैं। वैनेडियम को V लिखते हैं। क्रोमियम को Cr लिखते हैं। मैग्नीज को Mn लिखते हैं। आयरन को जो है का अदर नेम जो होता है फेरम होता है, फेरम। आयरन को Fe लिखते हैं, ये वाला। कोबाल्ट को Co लिखते हैं। निकल को Ni लिखते हैं। कॉपर को Cu लिखते हैं, Cu लिखते हैं। जिंक को Zn लिखते हैं। अब आप देखें कि कैसे जो है सारे एलिमेंट्स के नेम के सिंबल्स जो है क्या होते हैं, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि कैसे जो है कहाँ गया आयरन को I से क्यों नहीं बल्कि Fe से डिनोट किया गया है। कैसे जो है कॉपर को Co ना लिख करके Cu लिखा गया है। सोडियम को SO ना लिख करके Na लिखा गया है। पोटेशियम को PO ना लिख करके K लिखा गया है। ये सारी चीज़ें अब मैं आप लोगों को बताऊंगी। 30 एलिमेंट्स को देखें, इस 30 एलिमेंट्स के बीच बीच में कुछ एक्सेप्शन आ रहा था कि जो नेम हम लिख रहे थे उसका सिंबल जो है दूसरा हो रहा था। तो जो एक्सेप्शन है उसको हम देखते हैं कि जैसे कि सोडियम का नाइट्रियम कैसे हुआ, पोटेशियम का जो है के कैसे हुआ, नाइट्रियम का Na कैसे हुआ। अब देखिए क्या क्या आया था तो उसमें किस में आया था।
सोडियम में आया था, सोडियम में आया था, पोटेशियम में आया था एक्सेप्शन, और आयरन में आया था, एफ ही लिखते हैं, आयरन में आया था और कॉपर में आया था। अब देखिए, इसको हम सोडियम बोलते हैं, सोडियम। इसको हम पोटेशियम बोलते हैं, इसे हम आयरन बोलते हैं और इसे कॉपर बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं। अब देखिए, सोडियम में यहाँ पे एस से स्टार्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि सोडियम को लैटिन वर्ड में जो है, लैटिन वर्ड में इसे नाइट्रियम बोलते हैं, नाइट्रियम। और इस नाइट्रियम का जो अर्थ होता है, इसकी मीनिंग जो होती है, सोडा होता है, सोडा। अब देखिए, यहाँ पे तो आप समझ गए, पोटेशियम को हम पी या पीओ से तो स्टार्ट नहीं किए हैं, के से स्टार्ट किए हैं। इसका जो है लैटिन वर्ड में इसको कैलियम बोलते हैं। कैलियम की मीनिंग होती है पोटास, पोटास, ठीक है। देखिए, ये भी हो गया। आयरन, आयरन यहाँ पर आई से तो ये सिंबल डिनोट हो नहीं रहा है, इसको जो है फेरम कहते हैं, फेरम। फेरम को हम लोहे से समझ सकते हैं, लोहा को जो है हम फेरम कहते हैं। अब देखिए, कॉपर, क्यूप्रम, देखिए इसको क्यूप्रम बोलते हैं। क्यूप्रम वर्ड जो होता है आइसलैंड के साइप्रस के नाम पर पड़ा है, और साइप्रस में जो है सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे कॉपर पाया जाता है। ये 30 एलिमेंट्स जो हम पढ़े, उनके बीच में यही चारों जो है एक्सेप्शन आए सिंबल के लिए। तो ये कहाँ से आए, ये मैं आप लोगों को बता दी। अब आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सारे एलिमेंट्स को लर्न करवाऊंगी, ठीक है। अभी इन 30 एलिमेंट्स को लर्न कर लीजिए, और ये जो सिंबल के एक्सेप्शन हैं इन्हें भी लर्न कर लीजिए या समझ लेंगे तो और आसानी हो जाएगी, ठीक है।